नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा परिवर्तन के कारण। देखिए, भाषा एक विकासशील प्रक्रिया है और जैसे एक मानवीय जीवन धीरे धीरे विकास करता है, उसकी अलग अलग अवस्थाएं होती है, उसी प्रकार भाषा के जीवन में भी अनेक अवस्थाएं आती है। जैसे उसकी जो प्रारंभिक अवस्था है अर्थात शैशव अवस्था, उसके बाद उसका यौवन अवस्था और उसके बाद उसकी वृद्धत्व अवस्था आती है। ये भी भाषा की एक विकास प्रक्रिया का पड़ाव है या उसका एक पहलू है, क्योंकि भाषा हमारे जीवन से जुड़ी है, समाज से जुड़ी है। तो इसके बारे में हमें ये जानना ज़रूरी है कि इसमें परिवर्तन किस प्रकार से आता है। देखिए, भाषा परिवर्तन की अगर बात करें तो सबसे पहले जो परिवर्तन आता है वो भाषा के उच्चारण में आता है और उसके बाद वही परिवर्तन लिखित भाषा में भी अपना स्थान बना लेता है। तो आज हम इसी भाषा परिवर्तन के बारे में विस्तार से जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं डॉक्टर नरेश मिश्र की जो विभाजन है उसको हम जानते हैं कि डॉक्टर नरेश मिश्र क्या कहते हैं। डॉक्टर नरेश मिश्र भाषा परिवर्तन के दो कारण मानते हैं, एक तो आंतरिक और दूसरा है बाह्य कारण। यानी भाषा में जो बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, वो दो तरह से आता है। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं आंतरिक कारण। आंतरिक यानी अंदर, भीतर। देखिए, इन कारणों का संबंध भाषा विशेष की प्रवृत्ति से होता है, यानी जिस विशेष भाषा की हम बात कर रहे हैं उसकी प्रवृत्ति को इसमें आधार माना जाता है। तो ये कारण कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है अपूर्ण अनुकरण, यानी जब हम भाषा का उच्चारण करते हैं या जब हम भाषा बोलते हैं तो हम वो कहाँ से सीखते हैं? अनुकरण से सीखते हैं। एक घर में जब बच्चा सबसे पहले बोलना सीखता है तो वो किसका अनुकरण करता है? अपने परिजनों का अनुकरण करता है। तो उसी प्रकार जब हम किसी का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं और वहाँ से अपूर्ण अनुकरण करते हैं, यानी जो हमने ग्रहण किया वो पूर्ण नहीं है, तो उससे भी भाषा में बदलाव आता है। जैसे हम कहें कि कुछ क्या क्या कहते हैं, डॉक्टर, डॉक्टर को क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं डॉक्टर। तो ये जो डॉक्टर है, डॉक्टर या डॉक्टर, इस तरह से, यानी जो हमने सुना वो तो डॉक्टर था, लेकिन हमने उसको ध्यान नहीं दिया और हमने क्या सुन लिया? डॉक्टर या डॉक्टर। तो ये जो उच्चारण होगा ये क्या होगा? अपने आप में अपूर्ण होगा। इसी प्रकार से जैसे हम कहते हैं टाइम, तो टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम को हम क्या कहते हैं? कुछ भाषाओं में धीरे धीरे या जो हम आम बोलचाल में प्रयोग करते हैं वो क्या कहते हैं? टेम। टेम क्या हो गया? यानी टाइम को हम टेम में बदल देते हैं, टेम क्या हो गया? तो ये क्या है? अपूर्ण उच्चारण है और ये परिवर्तन किस में हो रहा है? भाषा में ही हो रहा है। तो इसी तरह से अनेक ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनका हम लोप कर देते हैं उच्चारण में, और वो जो ध्वनियाँ हैं जिनका लोप हुआ है वो भाषा का जो अनुकरण हमने किया था, और वो अनुकरण कैसा था? अपूर्ण था, उसके कारण होता है। तो इस कारण से धीरे धीरे करके भाषा में भी परिवर्तन आ जाता है, लेकिन ये परिवर्तन अचानक से नहीं आता। इस परिवर्तन में काफ़ी समय लगता है और लंबे समय बाद हमें ये परिवर्तन दिखाई देता है। उसके बाद हम दूसरी जो इसकी विशेषता मान सकते हैं, आंतरिक कारण मान सकते हैं, वो क्या है? मुख सुख। यानी मुंह को सुख देने के लिए, मुख को जब हमारा बोलने का मन नहीं होता तो हम क्या करते हैं? कम शब्दों में काम करने का प्रयास करते हैं या कम शब्दों में अपनी बात कहने का प्रयास करते हैं। तो वो क्या है? मुख का सुख है। हम इसे प्रयत्न लाघव भी कहते हैं। प्रयत्न लाघव, लाघव यानी छोटा, और क्या छोटा? प्रयास, यानी भाषा को कहने का जो प्रयास है वो प्रयत्न लाघव कहलाता है और वो कम प्रयास। तो यहाँ पर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी क्या कहते हैं कि भाषा परिवर्तन के 90% से जो अधिक दायित्व है वो मुख सुख पर रहता है। यानी भाषा में जो परिवर्तन आता है वो 90% मुख सुख की प्रक्रिया से आता है। देखिए, मानव का स्वभाव क्या है? कम प्रयास में अधिक काम करना, यानी वो कम कहकर ज़्यादा बात कहना चाहता है, लेकिन उसको कहने के लिए शब्दों का कम प्रयोग करता है। तो यहाँ पर वही बात रहेगी। इसी प्रकार हम, यानी शॉर्टकट जिसको कहेंगे, यानी छोटा रास्ता अपना लेते हैं। जैसे राजेंद्र, राजेंद्र क्या कहेंगे इसको? घर वाले इसको क्या कहना शुरू कर देंगे? राजेंद्र को। राजेंद्र को अगर घर वाले देखें तो या अड़ोसी पड़ोसी देखें तो वो क्या कहेंगे? राजू कहना शुरू कर देंगे, राजू। तो जो राजू कह रहे हैं वो क्या है? राजेंद्र का छोटा है।
यानी मुख सुख है। इसी प्रकार अगर कहे जय राम जी की, तो जय राम जी की क्या कर देंगे, जय राम, जय राम। तो जय राम जी की बजाय क्या हो गया, जय राम। तो ये क्या है, मुख का सुख ही तो है। देखिए इसका प्रभाव कहाँ पर पड़ता है, इससे एक तो स्वर में लोप होता है, स्वर में लोप होता है। और स्वर में लोप कैसे, जैसे अनाज से नाज हो गया, एकादश से 11 हो गए। इसी प्रकार स्वर के साथ साथ व्यंजन में भी लोप होता है। व्यंजन में जैसे स्थाली से क्या हो गया, थाली, ये किस में लोप हो गया, व्यंजन में लोप हो रहा है। उसी प्रकार अगर देखिए अक्षर में भी लोप होता है, मुख सुख के कारण हम अक्षर में जो लोप कर देते हैं, जैसे हम कहें शहतूत, या राजेंद्र का जैसे राजू कर दिया, शहतूत का जैसे हमने तूत कर दिया, या राजेंद्र का जैसे हमने राजू कर दिया। इसी प्रकार से विप्रिय में भी परिवर्तन आ जाता है। विप्रिय में कैसे, जैसे वाराणसी से बनारस, इसमें हमने बदल दिया, इसको वाराणसी से क्या कर दिया, बनारस कर दिया। तो इस प्रकार जो लोप है वो कहाँ पर प्रभाव डालता है, मुख सुख के कारण स्वर में, व्यंजन में, अक्षर में, विप्रिय में। इसी प्रकार स्वरागम में भी और व्यंजनागम में भी ये परिवर्तन होता है। जो स्वर आए हैं, जो व्यंजन आए हैं, जैसे स्काउट से स्काउट हो गया, कर्म से काम हो गया, जो हमने संस्कृत से परिवर्तन किया है, कृपा से कृपा हो गया। और व्यंजन में अगर देखें अस्थि से हड्डी हो गया, ये किसका किसका लोप हुआ, यानी अपने मुंह को सुख करने के लिए हमने व्यंजनों में भी लोप कर लिया और स्वरों में भी लोप कर लिया। जो हमने संस्कृत से सीखा था उसको हमने हिंदी में बदलकर उसको आसान कर लिया, यानी मुख को सुख देने का प्रयास हमने यहाँ पर किया है। इसके बाद है भावातिरेक, यानी भावों की अधिकता। जब कोई भी भाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, भाव कौन सा, जैसे क्रोध का भाव है, प्रेम का भाव है, इसके साथ साथ देखिए घृणा का भाव है, या दुख या शोक का जो भाव है, ये जो भाव है जब हमारे मन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तब भी हम ध्वनि में परिवर्तन करते हैं और इसके कारण शब्द में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे हमने शाम को प्यार से क्या कहा, शामू, प्यार से हम शाम को क्या कह देते हैं, शामू। इसी प्रकार बच्चा को बचवा कहते हैं, या फिर भूपेंद्र को भूपी कहते हैं। बेटा को एक माँ प्यार से मेरा बिटवा, यानी बिटवा, बेटा से क्या बना दिया, बिटवा। तो वो जो बिटवा बनाया वो क्या हुआ, हमने उसमें परिवर्तन कर दिया, किसके कारण, अपने भावों के कारण। यानी भावों की जब अधिकता हो जाती है, वो गुस्से में भी हो सकता है, प्रेम के भाव में भी हो सकता है, जब हमें किसी के प्रति घृणा का भाव हो तब भी हो सकता है, या शोक या दुख का जब भाव आता है मन में तब भी वो परिवर्तन हो सकता है। उसके बाद है प्रयोग की अधिकता। देखिए कई बार क्या करते हैं हम, किसी न किसी शब्द को बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार एक बर्तन को बहुत ज़्यादा प्रयोग करने से वो घिस जाता है, उसी प्रकार से जब एक शब्द का बार बार प्रयोग किया जाता है तो उसमें परिवर्तन आ जाता है। वो परिवर्तन भाषा में परिवर्तन का कारण बनता है। जैसे हम कहते हैं कि पहले तो हम जैसे एक बड़ा सा नाम रख लेते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का नाम है महेंद्र प्रताप सिंह, लेकिन धीरे धीरे हम क्या करते हैं, महेंद्र प्रताप सिंह को छोटा करके या तो महेंद्र कर देते हैं या प्रताप कहने लगते हैं। या जैसे राजकुमार सिंह, तो राजकुमार को हम छोटा करके क्या प्रयोग करने लगते हैं, रोज राजकुमार सिंह बोलने से अच्छा है कि हम उसे राज बोल देते हैं, यानी उसे छोटा कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, परिवर्तन आ जाएगा। और वो किसके कारण आया, क्योंकि हम बार बार उस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, किसी के नाम का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमने उसको छोटा कर लिया। उसके बाद है सादृश्य एवं नवीनता का आकर्षण। सादृश्य यानी जो समान दिखने वाले शब्द हैं उनमें भी हम अज्ञानता के कारण परिवर्तन कर देते हैं। ये किसके कारण, समान दिखने वाले शब्दों में जो परिवर्तन आता है ये अज्ञानता के कारण आता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि निर्गुण का जो विपरीत शब्द है वो सगुण है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, निर्गुण के समान दिखने वाले जो सरगुण शब्द है उसको भी मान लेते हैं, उसको भी उसी के समान मान लेते हैं, सरगुण शब्द या सरगन शब्द का प्रयोग करने लगते हैं। तो इसी प्रकार सृष्टि शब्द के कारण सृष्टा को भी सृष्टा बना दिया है। सृष्टा क्या है, सृष्टा, लेकिन हमने इसका परिवर्तन क्या कर दिया है, सृष्टा। ये क्यों कर दिया है, क्योंकि सृष्टि के साथ हम इसको जोड़कर देखते हैं तो सृष्टि को इसी प्रकार से लिखते हैं, तो सृष्टि से हमने इस सृष्टा को इसमें बदल दिया है। तो ये परिवर्तन अज्ञानता के कारण हुआ, लेकिन ये परिवर्तन तो हुआ, समान दिखने वाले शब्दों में बदलाव तो आया, तो इसीलिए ये परिवर्तन भी आ जाता है। दूसरा है नवीनता का आकर्षण। नवीनता यानी जब हमें कुछ नई चीज़ें आकर्षित करती है तो हम वो परिवर्तन करने के लिए
तैयार हो जाते हैं। जैसे हम विदेशी भाषा से शब्दों को जब लेते हैं तो वो हम बदलाव कर देते हैं उसमें। जैसे एकेडमी है, एकेडमी को हमने लिया विदेशी भाषा से और हिंदी में हमने इसको क्या लिख दिया, अकादमी। तो ये कहाँ से आया, विदेशी भाषा से लिया, लेकिन हमने इसमें परिवर्तन कर दिया। किस लिए, नवीनता के लिए। या हम ट्रेजेडी जो शब्द लिखते हैं, ट्रेजेडी, ये हमने कहाँ से लिया, अंग्रेजी से लिया, और हिंदी में इसका क्या प्रयोग करते हैं, त्रासदी। तो ये किस लिए, नवीनता के आकर्षण के कारण हमने इन शब्दों को अपना लिया है, जिससे कि भाषा में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद है बौद्धिक भिन्नता। बौद्धिक भिन्नता यानी बुद्धि की भिन्नता के कारण भी भाषा में परिवर्तन आता है। हम सब जानते हैं कि सभी व्यक्तियों की बौद्धिक क्षमता जो है वो बुद्धि जो है वो समान नहीं होती। सबकी क्षमता अलग अलग होती है, सबकी बुद्धि अलग प्रकार से कार्य करती है। जैसे हम तो इसी भिन्नता के कारण कुछ लोग होते हैं जो संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग करते हैं, कुछ होते हैं जो उर्दू का प्रयोग करते हैं, कुछ अंग्रेजी मिश्रित हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखें, अगर एक सामान्य सा शब्द लें, ब्राह्मण, तो यहाँ पर अगर ब्राह्मण शब्द की हम बात करें तो ब्राह्मण शब्द को कुछ लोग क्या कहते हैं, चतुर्वेदी, यानी 4 वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी जी। कुछ क्या कहते हैं, चौबे जी। चौबे कौन, 4 वेदों का जो ज्ञाता है वही चौबे है। कुछ उन्हें शर्मा जी कहते हैं, कुछ उन्हें पंडित जी कहते हैं। बात तो ब्राह्मण की हो रही है, लेकिन हमने अपने हिसाब से कि मैं किसी को चतुर्वेदी कहूँ, किसी को चौबे कहूँ, किसी को शर्मा कहूँ, बात तो एक ही है, लेकिन बुद्धि की भिन्नता के कारण उसमें बदलाव आ जाता है। ब्राह्मण को अलग अलग तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार से बहुत से ऐसे शब्द हैं जो बौद्धिक भिन्नता के कारण परिवर्तन आ गया है उनमें। उसके बाद है जातीय मनोवृत्ति, यानी जाति भी यहाँ पर महत्व रखती है बदलाव के लिए। किसमें, भाषा में। तो जैसे हम बात करते हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सभी जाति या धर्मों के जो लोग हैं वो हमारे भारतवर्ष में विद्यमान है। तो यहाँ पर ये परिवर्तन आना स्वाभाविक है इन अलग अलग जाति भिन्नता के कारण। जैसे हम देख सकते हैं कि हिंदी तथा संस्कृत भाषा में जो धार्मिक शब्दावली का स्थान है वो विशेष होता है, क्योंकि हिंदू लोग कैसे हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, और हिंदुओं में अनेक देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। लगभग यही स्थिति मुसलमानों की भी है, अलग अलग जो उनके पीर पैगंबर है उनका नाम ध्यान किया जाता है। तो यहाँ पर हम अपने ईश्वर के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं, कोई उसे शिव कहता है, कोई कृष्ण कहता है, या अन्य और भी नाम। लेकिन अंग्रेजी की अगर बात करें तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, गॉड, यानी एक ही शब्द से ईश्वर को याद कर लिया जाता है। ईश्वर के लिए एक शब्द प्रयोग होता है, लेकिन हिंदी में या मुस्लिम भाषा में या सिख में अनेक शब्दों का, अनेक नामों का प्रयोग होता है। तो इससे क्या है, भाषा में परिवर्तन उत्पन्न होता है। और ये किसके कारण है, ये जातीय मनोवृत्ति के कारण है, यानी जाति की मनोवृत्ति के आधार पर ये निर्भर करता है। तो ये आंतरिक कारण थे। डॉक्टर नरेश मिश्र ने 2 बताई हैं, आंतरिक और बाह्य कारण। ये हमने आंतरिक कारण जाने, अब हम जानते हैं कि इसके बाहरी कारण क्या हो सकते हैं। देखिए, बाह्य कारणों की बात करें तो ये भी भाषा परिवर्तन में अपना विशेष महत्व रखते हैं या विशेष भूमिका निभाते हैं। सबसे पहला जो हम बाह्य कारण देखते हैं वो है भौगोलिक प्रभाव, यानी परिस्थितियों का, जो हमारे चारों तरफ भौगोलिक वातावरण है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। भौगोलिक स्थिति कैसे प्रभावित करती है, मान लीजिए एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अन्न धन है, उपजाऊ भूमि है, खूब फल सब्जियाँ या फसलें वहाँ पर खूब होती है, तो वो क्या करेंगे, उनको बेचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। जब दूसरे स्थान पर जाएंगे तो वहाँ जिस व्यक्ति के संपर्क में आएंगे वहाँ से भाषा के नए शब्दों को ग्रहण करेंगे। इसके विपरीत एक ऐसी जाति है जो या आदिवासी जाति है, दूर सुदूर जंगलों में रहती है, या रेगिस्तानी मरुस्थल में रहती है, या ऐसे स्थान पर रहती है जहाँ पर जीवन बहुत कठिन है, उपजाऊ भूमि नहीं है और संसाधनों की कमी है। ऐसे में वो क्या कहेंगे, एक सीमित इलाके में रहेंगे, बाहर उनका जाना नहीं होगा। अगर वो बाहर नहीं जाएंगे तो वो जो सीमित इलाके की भाषा है केवल उसी के बारे में जानेंगे। तो जिसका भौगोलिक क्षेत्र में आना जाना अधिक दूर तक प्रभाव है वो ज़्यादा भाषाओं को जानेंगे, और जिनका कम स्थान पर जाना आना है वो कम भाषाओं को जानेंगे। तो भौगोलिक प्रभाव भी भाषा पर पड़ता है, उसमें परिवर्तन का एक कारण है, यानी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भी भाषा में परिवर्तन होता है। उसके बाद दूसरा हम यहाँ पर पॉइंट ले सकते हैं ऐतिहासिक प्रभाव। देखिए, ऐतिहासिक यानी हमारा जो देश है इसमें समय समय पर अनेक शासक आते रहे हैं, जैसे
यहाँ पर अंग्रेज़ आए, मुस्लिम आए, मुग़ल आए, तो वो क्या है, उससे क्या हुआ, प्रभाव पड़ा किस पर, भाषा पर। जैसे मुस्लिम जो भाषा थी उससे हमने क्या सीखा, उर्दू से जो हमने नुक्ता लगाना सीखा, जैसे क, ह, फ या ज, ये कहाँ से लिया हमने, उर्दू से लिया। इसी प्रकार अंग्रेज़ी से हमने जैसे डॉक्टर, ये जो हमने लिया चिन्ह, ये कहाँ से लिया, अंग्रेज़ी भाषा से लिया। तो जैसे जैसे हमारे यहाँ पर हमारे इतिहास में जिस भी जाति का आगमन हुआ है, जिस भी शासन काल में अलग राजा का राज्य रहा है, जैसे मुग़ल आए तो उसके साथ हमने उर्दू और फारसी भाषा को अपनाया, अंग्रेज़ आए तो हमने अंग्रेज़ी भाषा को अपनाया, रोमन पद्धति को अपनाया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये किसके कारण, हमारे इतिहास में आने वाले जो अलग अलग लोग हुए हैं या अलग अलग जो शासक हुए हैं, उनके शासनकाल में जिस भाषा का प्रमुखता रही या जिस भाषा का विशेष प्रभाव रहा, उसी भाषा को हमने ले लिया और इससे हमारी भाषा में भी परिवर्तन आया। अब देखते हैं सामाजिक प्रभाव, यानी समाज के द्वारा भाषा में परिवर्तन कैसे हुआ। देखिए, जो मानव है एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर ही अपने जो जीवन यापन करता है, समाज के लोगों से संपर्क स्थापित करता है। तो हमारे समाज में जिसका जैसा प्रभाव बढ़ा, उसी का भाषा पर भी प्रभाव पड़ा। जैसे हमारे समाज में जब हम हिंदू धर्म या हिंदू शासक थे, तो हम हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा का प्रयोग कर रहे थे। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आता चला गया, लेखन की भाषा में परिवर्तन आया, यानी समाज के लोगों के लिए जो लिखा जा रहा था उसका प्रभाव भी भाषा पर पड़ा। उसके बाद देखें तो यहाँ पर जैसे मुग़ल शासक आए, तो मुग़ल शासक कौन सी भाषा लेकर आए, अरबी और फारसी लेकर आए। और अरबी और फारसी भाषा के शब्दों का हमारे समाज के लोगों पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि उन्होंने उन भाषा के शब्दों को सीख लिया। इसके बाद जब अंग्रेज़ों का शासनकाल आया तो उन्होंने हमें अंग्रेज़ी भाषा के शब्द दिए या अंग्रेज़ी भाषा दी, तो हमने हमारी हिंदी में बहुत से अंग्रेज़ी भाषा के शब्दों को भी शामिल कर लिया। तो यानी समाज का प्रभाव पड़ता है, समाज में जैसा वातावरण है, जैसा समाज है, अगर अस्त्र शस्त्र से जुड़ी हुई बातें होगी तो वहाँ पर समाज में उसी प्रकार के शब्दों का उनको बताने के लिए प्रयोग किया जाएगा। अगर भक्ति भावना, जैसे भक्ति काल में भक्ति भावना प्रबल थी, तो हमारी हिंदी में भी भक्ति से जुड़े हुए अनेक शब्दों का समावेश हो गया। यानी समाज की जैसी प्रवृत्ति होगी, जिसका शासन होगा, उसका प्रभाव भी भाषा पर पड़ेगा और वो भाषा परिवर्तन का कारण बनेगा। उसके बाद है वैज्ञानिक प्रभाव। देखिए, विज्ञान के क्षेत्र में जो समय समय पर नए नए आविष्कार होते हैं, उनके लिए हमें नई नई शब्दावली की आवश्यकता होती है, और उसी शब्दावली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम नए नए शब्दों की खोज करते हैं। जैसे टेलीविज़न है, रेडियो है, बस है, रिकॉर्डर है, या आकाशवाणी है, टेलीफोन है, ये सब क्या है, ये वैज्ञानिक आविष्कार के कारण ही तो इन शब्दों का प्रयोग बढ़ गया, क्योंकि इनकी हमें आवश्यकता हुई। तो धीरे धीरे विज्ञान के प्रभाव से भी भाषा में अनेक नए शब्दों का समावेश हो जाता है, जिससे कि भाषा में परिवर्तन आता है। उसके बाद है साहित्यिक प्रभाव। देखिए, जैसा साहित्य होगा वैसा समाज होगा, या जैसा समाज होगा वैसा साहित्य होगा, दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसा समाज है वह उसका प्रभाव साहित्य पर अवश्य पड़ेगा। जैसे हम आदिकाल की बात करें, आदिकाल में जैसा समाज था वैसा साहित्य लिखा गया, जो दरबारी साहित्य लिखा गया, रासो साहित्य जिसको हम कहते हैं। उसके बाद जैसे भक्ति काल आया, भक्ति काल में जैसे भक्ति काल में क्या लिखा गया, भक्त यानी ईश्वर के प्रति जो भाव है वो अभिव्यक्त किए। सूरदास है, तुलसीदास है, मलिक मोहम्मद जायसी है, उनकी रचनाओं ने समाज पर विशेष प्रभाव डाला। इसी प्रकार हम देखें तो जैसे रामचरित काव्य लिखा गया, तो उसमें राम काव्य में जो अवधी भाषा आई उसका विशेष प्रभाव पड़ा। सूरदास की अगर बात करें तो सूरदास से जो ब्रज बोली थी, उसने ब्रज भाषा का रूप धारण कर लिया। यानी सूरदास के साहित्य से जो एक बोली थी ब्रज के क्षेत्र की, उसने ब्रज भाषा का रूप ले लिया। तो ये क्या प्रभाव, क्या दिखाता है, समाज के द्वारा जो साहित्य है वो भी प्रभावित करता है किसको, भाषा को। इसी प्रकार आगे चलकर हम देखें छायावाद में जैसे पंत आए, प्रसाद आए, निराला आए, उन्होंने क्या किया, जो छायावादी साहित्य हम पढ़ते हैं उससे प्रेम की जो अनुभूति है, आत्मा की जो अनुभूति है, वो हम कहाँ पर पढ़ते हैं, छायावादी साहित्य में। तो इसने भी हिंदी साहित्य में जो उच्च कोटि का साहित्य था उसकी रचना की और भाषा में भी परिवर्तन में अपना सहयोग दिया। उसके बाद है व्यक्तिक प्रभाव, यानी व्यक्तिगत रूप से जो प्रभाव स्पष्ट नज़र आता है किसमें, भाषा के परिवर्तन में। देखिए,
जैसे बात करते हैं हम, हमारे हिंदी साहित्य में अनेक ऐसे साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने समय की धारा के विरुद्ध जाकर अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है। जैसे यहाँ पर हम भारतेंदु हरीशचंद्र की बात कर सकते हैं, यहाँ पर हम गोस्वामी तुलसीदास की बात कर सकते हैं, सूरदास की बात कर सकते हैं, या आर्य समाज के जो संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती की बात हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ महात्मा गांधी ने जो स्वाधीनता आंदोलन चलाया था उसमें भी उन्होंने हिंदी भाषा को अपना माध्यम बनाया। तो इन सब विशेष जो व्यक्ति रहे हैं, इन्होंने भी समाज पर और भाषा पर प्रभाव डाला है, यानी व्यक्ति विशेष के कारण भी भाषा पर प्रभाव पड़ा है या उस पर परिवर्तन हुआ है। तो ये जो व्यक्ति विशेष है उससे किस प्रकार कि उन्होंने एक विशेष तथ्य को लेकर या विशेष विषय को लेकर जो साहित्य लिखा, उससे भी भाषा में परिवर्तन आया है। इसके बाद आप एक अंतिम पॉइंट यहाँ पर बना सकते हैं, वो क्या है? सांस्कृतिक प्रभाव। देखिए, जो सांस्कृतिक प्रभाव है यहाँ पर हिंदू संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है कौन सी है? हिंदू। और इसमें किसका समावेश हुआ? जो मुस्लिम संस्कृति आई उसका समावेश हुआ, अंग्रेजी प्रभाव या पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव पड़ा। और वर्तमान समय में भी हम देखें तो पाश्चात्य सभ्यता से हमारा वर्तमान समाज भी बहुत प्रभावित है। तो इस तरह से हमने संस्कृति किसकी विरासत ली? मुस्लिम से, मुस्लिम संस्कृति को जाना पहचाना। दोनों संस्कृतियों ने अपने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया, एक दूसरे के साथ अपने जो संपर्क है वो बढ़ाए। इसी प्रकार वर्तमान समय में जब अंग्रेज़ आए उसके बाद हमने उनसे जो पाश्चात्य सभ्यता थी उसकी संस्कृति को अपनाया या उसकी जीवन शैली को हमने अपना लिया। तो उसका प्रभाव किस पर पड़ा? भाषा पर पड़ा। आज भी हम अंग्रेज़ी भाषा को विशेष महत्व देते हैं बजाय हिंदी के। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ी जो है, पाश्चात्य जो सभ्यता है उससे हम प्रभावित हैं। तो इसका प्रभाव कहाँ पर नज़र आता है? भाषा पर नज़र आता है। तो आज हमने जाना कि भाषा परिवर्तन के आंतरिक कारण क्या है और बाह्य कारण क्या है। उम्मीद करती हूँ कि ये विषय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है, ये प्रश्न आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ऐसी मेरी कामना है। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।